हैव यू एवर वंडर्ड कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के टेक्निकल डिपार्टमेंट में इतनी अच्छी ग्रोथमेंट के बाद भी फिल्म मेकर्स आज तक किसी भी इंडियन कल्चरल लेजेंड्स लाइक विष्णु पुराण, शिव पुराण, रामायण, महाभारत या महाकाली वर्सेस रक्त बीज, ये लोग आज तक इन पर एक फुल फ्लेज्ड फिल्म या वेब सीरीज क्यों नहीं बना पाए? और वो लोग क्यों बना रहे हैं जिनका टेक्निकल डिपार्टमेंट अभी भी बहुत कमजोर है? द टीवी सीरियल्स जो कि हर दूसरे साल एक नया रिलीजियस शो लाते हैं जिसमें दूरदर्शन के टाइम के वीएफएक्स होते हैं और प्ले स्कूल के नाटक वाली परफॉर्मेंस। मेरी तरह तुम भी शायद उन एनिमेटेड मूवीज को देखकर बड़े हुए होगे जिनमें इन्हीं लेजेंड्स को बहुत ही क्यूट और फन वे में समझाया जाता था, जिनसे तुम खुद के ही कल्चरल स्टोरीज से इमोशनली अटैच हो पाते थे। मूवीज जैसे कि बाल गणेश, दशावतार, घटोत्कच, द लेजेंड्स ऑफ प्रिंस रामा, बाल हनुमान या फिर ग्रीन गोल्ड की वो जो कृष्णा ट्रायोलॉजी है, इन मूवीज की वजह से तुम इंडिया के ओरिजिन से कनेक्ट हो पाते थे। तो बैंगर मूवीज थी भाई। याद है वो एक चश्मे वाला लड़का रहता था जो कि प्रार्थना करके गणपति बप्पा को बुला लेता था, एंड लॉर्ड गणेशा इमर्जिंग इन 2D एनिमेशन फॉर्म। अब इन मूवीज को देखकर जब तुम बड़े होते हो और इन रिलीजियस और कल्चरल स्टोरीज के बारे में और जानते हो तो तुम्हें पता चलता है दैट दीज स्टोरीज वर मोर देन जस्ट अ कार्टून। लाइक लिटिल कृष्णा इज नॉट सो लिटिल, ही इज एक्चुअली विराट स्वरूप। माता पार्वती इज नॉट जस्ट पार्वती, शी इज महिषासुर मर्दनी। द डीप मीनिंग यू केम टू नो अबाउट दीज सिंपल एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स, देयर एग्जिस्टेंस एंड देयर फिलॉसफीज कि यू जस्ट एंडेड अप बिकमिंग अ फैन ऑफ एनी other superhero culture। और फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है that why filmmakers are not making these kind of stories that are far more potential than all those commercial stuffs like Dangerous खिलाड़ी 2, मैं हूँ रावड़ी रक्षक, जीने नहीं दूंगा, मुट्ठू महाराजा है। These movies are like the metaphors of what I'm trying to convey. I am talking about all those overly exaggerated movies जिनमें simple characters को भी godly powers दे दी जाती हैं। तो इसके बजाय तुम गॉड परी फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि इसका कारण है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती है जब भी वो कोई रिलीजियस एपिक पर फिल्म बनाती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें इंडस्ट्री देख ही नहीं पा रही है कि एक रिलीजियस एपिक बनाने के लिए क्या चाहिए। ऑल दिस स्टार्टेड कंफ्यूजिंग इज विद हॉलीवुड कि जैसे वो लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड मूवीज बनाते हैं वैसे हमारे यहाँ की ऑडियंस भी डिमांड कर रही है। और साथ ही साथ जब भी कोई इस तरह की फिल्म बनाने की कोशिश करता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि एक रिलीजियस एपिक पर बनी फिल्म को बहुत ही बेटर बनाते हैं और आज तक कोई भी रिलीजियस एपिक पर फिल्म क्यों नहीं बना पाया है। मतलब उनसे कनेक्ट करती हुई फिल्म हमने हाल ही में बहुत देखी है, पर एक पूरी फिल्म जिनका कोर फोकस ही उन स्टोरीज को दिखाना हो वो आज तक क्यों नहीं बन पाई है। तो इस वीडियो में मेहनत काफी लगी है तो इसे एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि एक रिलीजियस एपिक पर मूवी बनाना ही क्यों है। मतलब क्या हम नागार्जुन को पैर से बवंडर उड़ाते देख या फिर रजनीकांत को हाथ से गोली रोकते देख खुश नहीं है? मतलब ये लोग भी तो किसी माइथोलॉजिकल गॉड से कम नहीं है। सो व्हाई टू मेक मूवी ऑन कल्चरल स्टोरीज? उसके लिए हमें ये जानना होगा कि लोग फैंटेसी मूवीज देखते ही क्यों है। मतलब ये नाग नागिन या फिर वैम्पायर वेयरवुल्फ लोगों को पसंद क्यों है? बिकॉज द रियलिटी सक्स। हम सब खुश नहीं अपनी जिंदगी से, इसलिए लोग सुपर नेचुरल फैंटेसी मूवीज को ज्यादा पसंद करते हैं एस्केपिज्म के लिए, क्योंकि ये फिल्म्स जिसमें रियल वर्ल्ड फिजिक्स काम नहीं करती, ये मूवीज तुम्हें रियल दुनिया से काफी दूर ले जाती हैं। लेकिन फैंटेसी मूवीज बनाने वालों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उनकी क्रिएटिव थिंकिंग खत्म हो जाती है, वो और सोच ही नहीं पाते। इसी वजह से उन्हें जरूरत पड़ती है कल्चरल या माइथोलॉजिकल स्टोरीज की। सबसे पहले तो इन पर किसी का कॉपीराइट नहीं है तो वो कितना भी इसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और वो जितनी चाहे उतनी कहानियां इनसे बना सकते हैं। ऑडियंस का वो एस्केपिज्म वाला फैक्टर भी पूरा हो जाता है और साथ ही साथ वो लोग खुद के देश की कल्चरल स्टोरीज को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। बेसिकली खुद की संस्कृति को इंटरनेशनली लोगों तक पहुंचाना। और जो कि नॉर्स माइथोलॉजी का गॉड है तुम जानते हो मूवीज की वजह से। मंकी किंग जो कि चाइना का भगवान है तुम जानते हो मूवीज की वजह से। और तुम जापानीज कल्चर के रग रग से वाकिफ हो चुके हो एनिमे की वजह से। तो इसलिए जरूरी है कि तुम कल्चरल, रिलीजियस, हिस्टोरिक या माइथोलॉजिकल एपिक्स पर मूवी बनाओ, क्योंकि ये काफी अच्छा मार्केट भी करती है और तुम साथ ही साथ सोसाइटी में कुछ अच्छा छोड़ कर जा रहे हो। रामानंद सागर की रिस्पेक्ट हम सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि उन्होंने रामायण बनाई, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने वो रामायण बनाई जो कि जनरेशन टू जनरेशन लोग याद रख सकेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज ओरिजिनलिटी, कि भाई हमारे ओरिजिन को भी तो बाहर के लोग जाने। उन्हें तो यही लगता है कि हम गोल गोल घूम कर डांस करते रहते हैं। मार्वल ने तो पूरी मौकरी बना दी थी बॉलीवुड मूवीज की। जब हम अपनी कल्चरल स्टोरी से इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे तो लोग हमारे ओरिजिन को और बेहतर तरह से जान पाएंगे। अब बात करते हैं कि कैसे हम एक रिलीजियस एपिक पर मूवी बना सकते हैं। और तुम जानकर हैरान हो जाओगे कि इसके लिए हमें किसी बड़े बजट की जरूरत है ही नहीं।
नहीं। वी डोंट नीड अ हाई बजट बट वी नीड अ गुड बजट मैनेजमेंट। जब तुम अपने पैसों का आधा बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट करने में खर्च कर दोगे तो तुम कैसे प्रोडक्शन क्वालिटी पर पैसे लगा पाओगे? 100 से 150 करोड़ के अंदर तुम काफी आसानी से स्टार्ट तो कर ही सकते हो। इसके लिए हमें उन प्रोडक्शन हाउसेस की जरूरत है जो कि एक्टर्स पर पैसे ना खर्च करके राइटर्स और फिल्म मेकर्स को फंड करें। सो रादर देन बिग बजट कास्ट वी नीड अ गुड प्रोडक्शन हाउस जो कि जिनका मैनेजमेंट सिस्टम काफी अच्छा हो। और नए एक्टर्स को कास्ट करने का फायदा यही है कि वो लो फीस में काम करने को तैयार हो जाएंगे और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे क्योंकि ये उनका पहला है। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी नीड इज अ प्रॉपर रिसर्च। तुम एक ऐसी कहानी का अडेप्टेशन ले रहे हो जो कि कॉमन एरा से काफी साल पहले लिखी गई थी, सो ऑब्वियसली यू नीड अ गुड रिसर्च। ऐसा नहीं कि तुमने सुबह सुबह एक कार्टून फिल्म देखी और उसके बाद तुमने उस पर एक फिल्म बना दी। भाई जिस दिन ये बंदा मेरे को मिल गया ना, मैं इसे 8 घंटे इसकी खुद की फिल्म दिखाऊंगा और 5 घंटे मेरा ये वाला वीडियो दिखाऊंगा लूप पर। तो तुम्हारे पास अगर प्रॉपर रिसर्च नहीं है तो तुम कैसी फिल्म बनाते हो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फिल्म। अब ये लोग ये जरूर क्लेम कर रहे थे कि इन्होंने एग्जैक्ट वैसी स्टोरी लिखी है जैसा कि रिलीजियसली लोग फॉलो करते आ रहे हैं। सबसे बड़ा सच ये है कि रामायण या महाभारत पर कोई भी वैसी की वैसी ज्यों की त्यों फिल्म बना ही नहीं सकता जैसा कि ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि इसे इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, इसे आधुनिकता की जरूरत है, इसे वहां से खींचकर आज के युग में ढालने की जरूरत है। और इस इम्प्रोवाइजेशन के लिए तुम्हें प्रॉपर रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें अलग अलग इंस्टेंसेस, अलग अलग वर्जन्स पढ़ने पड़ेंगे ताकि तुम सबका मिला के खुद का एक बना सको और वो ओरिजिनलिटी को या एक्यूरेसी को ब्रेक ना करे। पता है जापानीज डायरेक्टर ने जो रामायण बनाई थी वो आज तक बेस्ट क्यों है? क्योंकि उन्होंने 17 साल रिसर्च पर लगाए थे सिर्फ एक एनिमेशन मूवी बनाने के लिए, हैंड ड्रॉन एनिमेशन मूवी बनाने के लिए। उन्होंने भी मॉडर्नाइजेशन का इस्तेमाल किया लेकिन सुपर पावर्स को दिखाने में, डीमंस को दिखाने में, एक युद्ध के जरिए आज की दुनिया में जो युद्ध होते हैं उसके परिणाम को दर्शाने के लिए। हम में से ही कुछ अज्ञानी लोग अपने तीर और तलवार का प्रयोग करते हैं अपने ही साथी जीवों पर। बहुत से योद्धा रणभूमि में अपने प्राण गंवा चुके हैं और युद्ध खत्म होने तक और बहुत से मारे जाएंगे। एक क्षत्रिय होने के नाते मैं युद्ध में भाग लेता रहूंगा और मृतकों को जलाते समय यह प्रार्थना करूंगा कि अब इस दुनिया में युद्ध फिर कभी ना हो और एक भी मनुष्य क्रोध में आकर शस्त्र ना उठाए अपने ही भाई बंधुओं पर। इसलिए तो हम इन्हें महाकाव्य कहते हैं। इट टेल्स यू समथिंग। बट आदि पुरुष भी लाइक अरे निकाल ले भाई, निकाल ले तलवार छुरी जो मिले निकाल ले, तेरा भाई खड़ा है आगे, भगवा झंडा गाड़ के आएंगे कसम से। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं तो वो है परफेक्ट सेटिंग। एंड व्हेन आई से सेटिंग आई डजंट मीन योर सेटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेट डिजाइंस। सेट डिजाइन इज समथिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई गेस द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बिना तुम चाहकर भी कोई फिल्म नहीं बना सकते। बट इफ यू थिंक दैट CGI कैन डू एवरीथिंग, तुम्हारे दिमाग में कीड़े भरे हैं। इस तरह की फिल्म्स में स्पेशली इन इंडियन मूवीज प्रैक्टिकल लोकेशंस और सेट डिजाइन की जरूरत पड़ती ही है, जिसके साथ तुम CGI का इस्तेमाल कर उसे और बेहतर बनाते हो। और सेट डिजाइन भी इस तरह के होने चाहिए कि जिस टाइम पीरियड में तुम्हारी वो कहानी बेस्ड है ऑडियंस को लगना चाहिए कि वो उसी टाइम पीरियड में आ चुके हैं। तुम्हें इतना कन्विंसिंग बनाना है सराउंडिंग्स को कि ऑडियंस को बिलीव हो जाए कि यहाँ स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट स्टोरीज बिफोर द कॉमन एरा, जहाँ कहा जाता है कि इजिप्शियन रिचुअल्स, भूत प्रेत पिशाच या जीसस दिखना बहुत आसान सी बात होती थी। सो नाउ यू नीड सेट डिजाइंस विद सम मिस्टिकल थीम्स, ऐसे अ मिस्टिकल फिल्टर ओवर द वर्ल्ड बिफोर द कॉमन एरा। अगर आज तक कोई सक्सेसफुल हुआ है ऑडियंस को उसी टाइम पीरियड में पहुंचाने के लिए जिस पर फिल्म बेस्ड है, तो ही इज नन अदर देन संजय लीला भंसाली। मतलब ये बंदा सेट बनाने में इतनी मेहनत करता है कि एक अच्छी कहानी लिखना भूल ही जाता है। नो दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट कि मोस्ट ऑफ देयर मूवीज आर लाइक पेंटिंग्स जो कि मिडिवल एरा को दर्शा रही हो। तुम बिलीव कर लेते हो कि मतलब संजय लीला भंसाली ने दिखाया है, मतलब इतने समय पहले ऐसा ही होता होगा। बस एक बात जिस पर तुम बिलीव नहीं कर पाते कि इसकी फिल्में हर बार कंट्रोवर्सी में कैसे फंस जाती हैं। अब तुम समझे कि सेट डिजाइन और सराउंडिंग्स या फिर कोई भी प्रॉप जो कि तुम फिल्म में इस्तेमाल कर रहे हो वो क्यों जरूरी है। अब अगली चीज जो कि तुम्हारी कहानी को खास बनाएगी वो है टच टू द ग्राउंड स्टोरी। अब ये जो शब्द है इसको मैंने ही बनाया है। बेसिकली तुम्हारी कहानियां जमीन को छूना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। अब ऑब्वियसली रिलीजियस एपिक्स में क्या होता है कि एग्जैजरेशन काफी ज्यादा होता है। अब तुम्हें ग्राउंड लेवल स्टोरीज बनानी है, ऐसी स्टोरीज जो कि इम्पॉसिबल होकर भी पॉसिबल लग सके, तो तुम्हें जरूरत है कन्विक्शन की। कन्विक्शन का मतलब है कि तुम इन एग्जैजरेटेड स्टोरीज को इतना कन्विंसिंग रूप में बताओ कि लोग बिलीव कर लें कि हाँ ऐसा हो सकता है। यानी कि तुम्हें अतिशयोक्ति को विश्वसनीय रूप में दिखाना है।
शुद्ध हिंदी ओपी गाइस। जैसा कि महाभारत में जब भी तुम कुछ वेपन्स को दिखाते हो जिनके टकराने से डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जनरेट हो रही है, तो तुम्हें ये भी मेंशन करना पड़ेगा फिल्म में कि देवताओं ने इसका निर्माण करते समय इसमें ऐसा क्या मिलाया कि इससे इतनी विनाशक ऊर्जा उत्पन्न होती है। या फिर तुम हनुमान जी को इतना बड़ा पहाड़ उठाते दिखा रहे हो, तो तुम्हें ये भी मेंशन करना जरूरी है कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि का ज्ञान लेने वाले के पास इतना बल आ जाता है कि वो कितना भी भार उठा सकता है। इससे तुम्हारे वर्ल्ड को उसकी अपनी एक साइंस मिल जाती है, जिस वजह से तुम्हारी कहानियां टच टू द ग्राउंड बन जाती हैं। वरना बाइक तो जॉन अब्राहम ने भी उठाई थी सत्यमेव जयते 2 में, और NTR जूनियर ने भी उठाई थी RRR में। दोनों में क्या अंतर है अब तक तुम समझ गए होगे। अब अगला पॉइंट बताने के लिए मैं एक मूवी का एग्जांपल लेना चाहूंगा, एक फिल्म फ्रेंचाइज का। बाहुबली एंड बाहुबली 2 have all those things that a Ramayana and Mahabharat movie needs. एक मेलोड्रामेटिक प्लॉट, हाइपर मास्कुलिन कैरेक्टर्स, मिस्टिकल बैकग्राउंड एंड ऑब्वियसली द डिजाइन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। इस तरह की फिल्मों को बेहतर बनाते हैं वो मसीहा टाइप ऑफ कैरेक्टर्स जिनके पास बहुत ज्यादा पावर हो, लेकिन उस पावर का वो कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते। उल्टा वो उसे लोगों की भलाई में और सोसाइटी के डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। और यही ट्रोप तो इन एंशिएंट टेक्स्ट की ज्यादातर कहानियों में है। और यही मेरा पॉइंट भी है कि तुम्हें अपने कैरेक्टर की कहानी से ऑडियंस को इतना ज्यादा इन्वेस्ट करवा देना है कि उसके हर एक एक्शन पर ऑडियंस ताली बजाए और उसके साथ हुए हर एक इंसिडेंट पर ऑडियंस सैड फील करे, जो कि यही ट्रोप इन कैरेक्टर्स को रिलीजियस या मिथिकल लेजेंड बनाएगा। बाहुबली में बस प्राचीन अस्त्रों की कमी थी और कुछ और कैरेक्टर्स की जरूरत थी। इसमें ही अगर महाभारत का प्लॉट डाल दिया जाए ना, तो पूरी की पूरी महाभारत बन जाएगी। बाकी ये वीडियो काफी लंबी हो रही है और हमारा अगला सेगमेंट था कि आखिर आज तक बॉलीवुड वाले या फिर इंडियन सिनेमा की कोई भी इंडस्ट्री महाभारत या रामायण क्यों नहीं बना पाई है, जो कि इससे कई गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट था। वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में कवर अप करने वाला हूँ। अगला पार्ट भी जल्दी आएगा, मेरे साथ जुड़े रहना। So goodbye guys, the alternative cinema will always be here.